अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स राइज विद आर। मैं हूं इशफाक हुसैन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है क्लाडनी प्लेट। ये जो टॉपिक है ये एक एप्लीकेशन के तौर पे आती है, एक यूज के तौर पे आता है रेजोनेंस का। जो चैप्टर नंबर 14 है सेकेंड ईयर फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 14 के अंदर जो लास्ट टॉपिक है रेजोनेंस का, उस रेजोनेंस के आगे मजीद एप्लीकेशन के अंदर ये आती है क्लाडनी प्लेट। कि ये एक क्लाडनी प्लेट के अंदर हम इसका यूज करते हैं, अप्लाई करते होते हैं रेजोनेंस के फिनोमेना को। एक हमने एप्लीकेशन पहले पढ़ी है, वो पिछली वीडियो के अंदर मौजूद है। वो कौन सी थी? वो है रूबेन्स ट्यूब के बारे में। आज हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं क्लाडनी प्लेट। तो क्लाडनी प्लेट क्या होती है, चलते हैं क्लाडनी प्लेट के अंदर। कहते हैं कि क्लाडनी प्लेट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस एंड डिमोन्स्ट्रेट्स अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न। इनके एक अच्छी ये एग्जांपल आ जाती है, एग्जांपल्स के अंदर आ जाती है किसकी? रेजोनेंस की। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टैंडिंग जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो स्टैंडिंग वेव्स भी हम इसके जरिए से अच्छी तरह से प्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिस तरह से वो कर सकती हैं। कैसे? कहते हैं इट इज यूजुअली आ सर्कुलर और आ स्क्वायर शेप, यानी कि ये सर्कुलर शेप, गोल शेप की भी हो सकती है सर्कल टाइप, और ये एक स्क्वायर शेप भी हो सकती है, यानी कि सर्कल शेप भी और स्क्वायर शेप भी ये हो सकती है। मेटल प्लेट होती है फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली टू अ वाइब्रेटर, और एक वाइब्रेटर के जरिए से ये फिक्स की होती है हॉरिजॉन्टली, यानी कि ये सर्कुलर शेप भी हो सकती है और ये एक क्या, ये एक स्फीयर शेप भी हो सकती है, जो कि नीचे वाइब्रेटर के साथ ये फिक्स की हुई होगी। ठीक है, मेटल की प्लेट होती है। फिर क्या होता है नेक्स्ट इसके, कहते हैं एंड ड्राइवन ट्रांसवर्सली एट इट्स सेंटर, जो कि उस वाइब्रेटर के साथ जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो वो सेंटर से कनेक्ट होता है। वो जो वाइब्रेटर होता है वो वाइब्रेट करता है, तो सेंटर से इसके अंदर वाइब्रेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, ट्रांसफर तरीके से जो है इसमें वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है। अब इसकी थोड़ी सी हम वर्किंग पढ़ते हैं, वर्किंग को स्टडी करते हैं हम इसकी। ये आ जाती है यहाँ से जी इसकी वर्किंग। वर्किंग क्या है इसके अंदर जी? वर्किंग आती है, कहते हैं कि व्हेन द प्लेट इज वाइब्रेटेड एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, यानी कि जब हम प्लेट को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करवाते हैं, यानी कि जो नीचे वाइब्रेटर हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये जो नीचे वाइब्रेटर है ये है वाइब्रेटर। इस वाइब्रेटर को जब हम ऑन करते हैं तो ऑन करने से ये जो वाइब्रेशन है वो इस प्लेट की जो बाहर वाली ये प्लेट है इसके अंदर वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है। जैसे वाइब्रेशन आएंगी इस प्लेट के अंदर तो प्लेट क्या करेगी, थोड़ी थोड़ी यानी कि वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, यानी कि वाइब्रेट करेगी। फिर क्या होगा, कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, देन नॉर्मल मोड नोड्स एंड एंटी नोड्स आर फॉर्म ओवर द सरफेस। ये जो सरफेस है ऊपर की वाली सतह है, इस पे जो है नॉर्मल मोड के इस तरीके से जो है कुछ वेव्स बनाना शुरू हो जाएंगे, या कभी कभी जो है वो नोड टाइप इस तरीके से ये नोड्स और एंटी नोड्स बनना शुरू हो जाएंगे, ये वाले कुछ जो है ना बनना शुरू हो जाएंगे, या कभी कभी जो है ना वो सिंपल से यानी कि वो वेव्स बनाना शुरू हो जाती हैं। कैसे? कहते हैं ओवर द सरफेस, कहते हैं मेटल प्लेट डज नॉट वाइब्रेट एट द नोड while the rest of the plate vibrates with the maximum amplitude at the एंटी नोड। असल में ये नोड्स और एंटी नोड्स इसके अंदर बनते कैसे हैं? इसके अंदर इसलिए बनते हैं कि जिस जिस जगह पे इस प्लेट के अंदर वाइब्रेशन नहीं आती, और कर ये हमारे पास है प्लेट है, इसमें वाइब्रेशन अगर नहीं आएगी तो सेंटर वाले पॉइंट होंगे वहां पे वाइब्रेशन तो नहीं आएगी, जो साइड में किनारे वाले पॉइंट होंगे वहां पे वाइब्रेशन पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो किनारों से जो चीज मौजूद होगी ऊपर, उससे वो सारी की सारी कहाँ पे मौजूद आ जाएगी? सेंटर के ऊपर। ये होती कैसे? ये जैसे हम इधर से वाइब्रेटर ऑन करती हैं, इस जो ये प्लेट है ऊपर पड़ी हुई, प्लेट के ऊपर कोई सैंड के या नमक के छोटे छोटे जर्रात के ऊपर गिरा दिए जाते हैं, ताकि हमारे ये फिनोमिना जो है, ये सारे का सारा जो प्रोसेस है वाज़ेह तौर पे हमें क्लियर हो जाए, ये हमें अच्छी तरीके से नजर आ सके। तो हम क्या करते हैं, जैसे ऊपर सैंड वगैरह के जर्रात छोटे छोटे जो होती हैं वो हम जब इसके ऊपर डालते हैं और इधर से वाइब्रेटर को ऑन करेंगे तो वो जो जरात हो गया ऐसे वाइब्रेट करते 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 एक फिनोमिना नजर आ जाएगा। क्या? या तो सारे के सारे जरात दरमियान में सेंटर में इकट्ठे हो जाएंगे, या तो सारे के सारे ये कॉर्नर में इकट्ठे हो जाएंगे, या तो सारे के सारे ये वेव्स की शक्ल में ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, या फिर अलग से छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में बच जाएंगे। ठीक है, वो अलग अलग हो जाएंगे एक तरह से। वो जहां पे इकट्ठे होंगे उस जगह पे वाइब्रेशन नहीं होंगी, जिस जगह पे वाइब्रेशन ज्यादा होगी वहां से वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो जाएंगे।
तो यही है कि एक दूसरे में यहाँ पे जो है ना वो नोड्स और एंटी नोड्स बनाना शुरू कर देती है। जहां जहां पे नोड्स होंगे वहां पे प्लेट के ऊपर कोई वाइब्रेशन नहीं होगी। जिस जगह पे ये एंटी नोड्स होंगे उस जगह पे वाइब्रेशन ज्यादा होंगी, ज्यादा एम्पलीट्यूड से वो प्लेट वाइब्रेट करेगी, जिसकी वजह से वहां पे एंटी नोड्स बन गए। जो नोड्स है वहां पे बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होगी, तो वो वहां पे सारे सारे ज़रात इकट्ठे हो जाते हैं। नेक्स्ट कहता है टू ऑब्जर्व द स्टैंडिंग वेव्स पैटर्न, सैंड इज स्प्रिंकल्ड इवन एज द थिन लेयर ओवर द प्लेट, यानी कि प्लेट के ऊपर एक हल्की सी लेयर के तौर पे छोटे छोटे ज़रात में जो है ना वो सैंड स्प्रिंकल की जाती है, ऊपर फेंक दी जाती है, स्प्रे किया जाता है हल्की हल्की, यानी कि कहता है द सैंड मूव्स अवे फ्रॉम द एंटीनोड्स एंड कलेक्ट्स एट द नोड्स। जहां पे नोड्स होंगे वहां पे सैंड इकट्ठी हो जाएगी, वहां पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे सैंड ज्यादा मकदार में। जहां पे एंटी नोड्स होंगे वहां पे सैंड एक दूसरे से दूर दूर हट जाएगी। कहते हैं बिकॉज नोड्स आर स्टेशनरी। क्यों इकट्ठी हो गई नोड पे? क्योंकि नोड स्टेशनरी है। जो यानी कि सैंड का जर्रा, जो रेत का जर्रा नोड पे पहुंचे वो वहीं पे बैठ गए, तो वहां पे वाइब्रेशन ही नहीं है। जो एंटी नोड पे था वो भी अगर यानी कि वो नोड पे पहुंच गया तो वो भी वहीं पे पड़ा रहेगा, वहां से नहीं हिलेगा। इसलिए एंटी नोड की निस्बत नोड पे जो सैंड के ज़रात होंगे वो ज्यादा होंगे, एंटी नोड से एक दूसरे से दूर दूर होंगे, कम होंगे। दिस फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक क्लैडनी पैटर्न ऑन द प्लेट, यानी कि ये एक अच्छा यानी कि वो उसकी खसूसियात बताने वाला एक पैटर्न बन जाता है किस चीज का? क्लैडनी प्लेट का। ये था बेटा हमारा क्लैडनी प्लेट का टॉपिक, ठीक हो गया। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट है छोटा सा, फिर एक और एप्लीकेशन है उसी से आगे, क्लैडनी प्लेट से आगे। वो कौन सी है? वो है जी एक्वास्टिक लेविटेशन। एक्वास्टिक लेविटेशन क्या होती है? ये भी एप्लीकेशन है किसकी? ये भी रेजोनेंस की एप्लीकेशन है हमारे पास। क्या है इसके अंदर? क्या कहता है? कहता है एक्वास्टिक लेविटेशन इज अ मेथड फॉर सस्पेंडिंग मैटर इन एयर अगेंस्ट ग्रेविटी। जो भी मैटर होता है वो तो ग्रेविटी की वजह से हमेशा फॉल करता है, नीचे नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन हमने क्या करना है? उसको हवा के अंदर सस्पेंड करके रखना है कि वो नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे वो चीज ना गिरे। हमने ऐसा एक प्रोसेस है, ऐसा एक मेथड है, ये एक तरीका है। इस तरीके के अंदर, इस तरीके को हम यूज करते हैं तो वो मेथड, वो जो मैटर होता है वो नीचे जमीन पे ग्रेविटी की वजह से नहीं गिरता, वो बल्कि ऊपर हवा के अंदर सस्पेंड रहता है। कैसे यूज करते हैं, काम करते हैं? यूजिंग रेडिएशन प्रेशर फ्रॉम हाई इंटेंसिटी साउंड वेव्स। ये कैसे काम करता है? ये बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाली साउंड वेव्स को यूज करता है। हाई, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी होती है उनकी, प्रेशर को फिर वो इन्वॉल्व हो जाता है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो चीज जो भी हम रखते हैं उन साउंड वेव्स के अंदर आ जाती है वो चीज, वो नोड और एंटी नोड बनते हैं उनके दरमियान में आ जाती है वो चीज, तो वो वहीं पे सस्पेंड हो जाया करती है। इन दिस मेथड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स यूज की जाती हैं। कौन सी? जो अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम यूज करते हैं, आर यूज्ड टू सस्पेंड स्मॉल पार्टिकल्स सच एज स्टाइरोफोम बिट्स हो गए या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, बगैर इनके फिजिकली उनको छुए बगैर, उनको कॉन्टैक्ट किए बगैर, वैसे ही उनको जो है ना हम क्या करते हैं? हवा के अंदर सस्पेंड करके रखती हैं। ये जो सस्पेंड करने का ये जो तरीका है, ये हम किसको करते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स को भी सस्पेंड करके रख सकते हैं, या फिर स्टाइरोफोम जो होता है, फोम है, फोम के छोटे छोटे ज़रात को हम उसके अंदर सस्पेंड करके रख सकते हैं। ये तरीका है, इस तरीके का नाम क्या होता है? एक्वास्टिक लेविटेशन होती है। लफ्ज़ जाता है एक्वास्टिक, यानी कि साउंड वेव्स की वजह से लेविटेशन क्रिएट करना, उसके अंदर उसको सस्पेंड करवाना एयर के अंदर, ये एक्वास्टिक लेविटेशन कहलाता है। नेक्स्ट कहते हैं इसका प्रिंसिपल, कि ये किस असूल पे काम करता है? एक्वास्टिक लेविटेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडिंग वेव। किस असूल पे काम करता है ये स्टैंडिंग वेव, जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं, ये उसके असूल पे काम करता है। क्योंकि स्टेशन वेव्स हमेशा स्टेशनरी रहती हैं, एक ही जगह पे रेस्ट पे रहती हैं, नोड्स अपनी जगह से नहीं हिलते और एंटी नोड्स अपनी जगह से नहीं हिलते। सेम इसी तरीके से कहता है इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर्म द स्टैंडिंग वेव्स। ये जो इंटरेक्शन हो जाता है किस किस का? इंसिडेंट वेव्स का और रिफ्लेक्टेड वेव्स का। तो आपस में इनके एक वेव्स आती हैं, इंसिडेंट होती हैं, वो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं। अब दो वेव्स हो गई, तो ये जो दो वेव्स हैं ये प्रोड्यूस करती हैं, क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं।
फिर जिसकी वजह से वो चीज सस्पेंड हो जाया करती है। आगे मजीद इसकी वर्किंग के अंदर सारा कंप्लीट डिस्कस करते हैं डायग्राम के थ्रू। कहते हैं कि द प्रेशर इज मिनिमम एट द नोड एंड मैक्सिमम एट द एंटी नोड। जो स्टेशनरी वेव्स बनेगी उनके अंदर जहां जहां पे नोड्स होंगे, नोड पे प्रेशर मिनिमम होगा, और जहां जहां पे एंटी नोड्स होंगे, एंटी नोड के अंदर वो प्रेशर उसका ज्यादा होगा। यानी कि नोड पे मिनिमम, एंटी नोड पे प्रेशर ज्यादा होगा। मुझे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। कहते हैं दिस प्रेशर डिफरेंस, ये जो प्रेशर में फर्क आया हुआ है, नोड पे कम, एंटी नोड पे प्रेशर ज्यादा, ये प्रेशर में फर्क है एक्सर्ट करता है फोर्स को, फोर्स अप्लाई करवा देता है दैट बैलेंस ग्रेविटी। कितनी फोर्स को अप्लाई करता है कि वो जो फोर्स है वो ग्रेविटी को बैलेंस कर देती है। जो ग्रेविटी की वजह से उसने नीचे जाना था, नीचे नहीं जाती बल्कि उसको बराबर हो जाती है। सस्पेंड द पार्टिकल्स एट नोड, और नोड पे जो पार्टिकल्स हैं वो नोड पे आकर रुक जाते हैं, वो नीचे नहीं गिरते। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ी सी वर्किंग की तरफ, इसकी वर्किंग को स्टडी करते हैं, ये कैसे काम करती है। डायग्राम को भी समझते हैं, ये डायग्राम कैसे है। कहते हैं कि एन एक्वास्टिक लेविटेशन कंसिस्ट ऑफ अ साउंड सोर्स, या फिर इसका नाम दूसरा ट्रांसड्यूसर भी होता है। एक साउंड सोर्स होता है, ये हमने एक साउंड सोर्स बना लिया, इसको हमने कनेक्ट कर लिया किसके साथ, एक बिजली के साथ या किसी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के साथ। यानी कि ये क्या कहलाता है, ये कंट्रोलर कहलाएगा। यानी कि इसको हमने क्या करना है, जब कनेक्ट करना है पीछे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के साथ, तो यहाँ से इसमें से जो है ना वो साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये एक ट्रांसड्यूसर भी कहलाता है, ये एक साउंड सोर्स कहलाएगा। एंड आर रिफ्लेक्टर, साउंड सोर्स के साथ साथ उसके दूसरी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिफ्लेक्टर भी होता है, उसके दूसरी डायरेक्शन में ये एक रिफ्लेक्टर भी मौजूद है। ठीक हो गया, ये एक रिफ्लेक्टर भी मौजूद है। फिर क्या कहता है, कहता है कि द साउंड waves from transducer are reflected back by the reflector। यानी कि साउंड सोर्स जो वेव्स हैं वो ट्रांसड्यूसर से निकलती हैं, यानी कि इससे से वेव्स निकलना शुरू हो जाएंगी, और जब पहुंचेगी रिफ्लेक्टर तक तो रिफ्लेक्टर से वो रिफ्लेक्ट होके वापस आना शुरू हो जाएंगी। अगर वो जाके क्रस्ट टकराएगा तो वापसी पे क्रस्ट की शक्ल में आएगा। यानी कि ट्रांसड्यूसर से वो वेव निकली, ये वेव निकली है, ये वेव जो है ना ट्रांसड्यूसर से ये निकली है, ये इस शक्ल में, ये ऐसे ये वेव जा रही है, ये वेव गई है वहां पे, कहां पे, रिफ्लेक्टर पे, रिफ्लेक्टर पे ये पहुंची। जब वो रिफ्लेक्टर पे पहुंची तो वहां पे जाके ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। जब ये गई है तो वहां से जो है ना ये वापस आके ये आना शुरू कर देगी। यानी कि ये वेव वाली वेव ये वापस आएगी इस तरीके से। ठीक है, यानी कि अगर क्रस्ट जाके टकराता है तो वापसी पे, क्योंकि वो हार्ड मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो वापसी जो है ना वो ट्रफ की शक्ल में आएगा। जब क्रस्ट जाके टकराएगा तो ट्रफ में चेंज हो जाएगा, ये जब ट्रफ जाके टकराएगा तो वो क्रस्ट में चेंज हो जाएगा, जिस वजह से ऑपोजिट बन जाएंगे, और वो स्टेशनरी वेव इस तरीके से, ये ट्रांसड्यूसर और रिफ्लेक्टर के दरमियान इस तरीके से ये कुछ वेव पैटर्न यानी कि ये बन जाएगा उनके दरमियान। ठीक हो गया। कहता है द फॉर्मिंग स्टैंडिंग वेव्स, यानी कि उनके दरमियान, इन दोनों के दरमियान है ये स्टैंडिंग वेव्स बन जाएंगी। ठीक हो गया। कहता है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन स्मॉल पार्टिकल्स अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ये जो स्टैंडिंग वेव्स बनी हुई हैं, इनमें ये हमारे पास ये नोड्स के यानी कि पॉइंट्स होंगे, ये वाले जो पॉइंट बने हुए हैं ये नोड्स के पॉइंट्स हैं, जबकि जो ये वाले पॉइंट्स दरमियान में सेंटर में मौजूद हैं, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये नोड्स कहलाएंगे, और जो पहले ये वाले लगाए हैं ये एंटी नोड्स कहलाएंगे। अब एंटी नोड्स पे प्रेशर मैक्सिमम ऑलरेडी पढ़ चुके हम यहाँ पे इस लाइन के अंदर। यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। प्रेशर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा है, कम है, तो ये प्रेशर में डिफरेंस है ना, यही एक फोर्स एक्सर्ट करता है। अब फर्ज कर लें हम क्या करते हैं, बाहर से कोई एक पार्टिकल लेते हैं, एक छोटा सा पार्टिकल है, इसको हम रखते हैं ये इस जगह पे नोड पे ले आते हैं। नोड पे जब हम उसको ले आएंगे, अब देखिए नीचे प्रेशर मैक्सिमम है, ऊपर भी प्रेशर मैक्सिमम है, दरमियान में नोड पे प्रेशर मिनिमम है। अब अगर वो पार्टिकल नीचे जाने की कोशिश करता है, नीचे प्रेशर ज्यादा है तो नीचे से फोर्स ऊपर लगेगी। अगर वो ऊपर जाने के लिए करता है कोशिश तो ऊपर भी क्या है, वो प्रेशर ज्यादा है, एंटी नोड मौजूद है, तो वो ना तो ऊपर जा सकेगा ना ही वो नीचे जा सकेगा। इवन के इतना भी नहीं है कि ग्रेविटी की फोर्स भी वहां पे एक्ट नहीं कर सकती।
उसके भी यानी कि ऑपोजिट में इतनी फोर्स लगती है। इसकी वजह से वो जो पार्टिकल है वो दरमियान में ही सेंटर में ही वेव्स के दरमियान है रुक जाता है, उसको कहते हैं सस्पेंड हो जाता है। ठीक हो गया। फिर क्या होगा, कहते हैं कि एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड, यानी कि उसके दरमियान ट्रैप हो जाता है, बंद हो जाता है एज अ नोड के अंदर ही, विच एक्ट एज एक्वास्टिक ट्रैप्स, यानी कि एक जाल की तरह काम कर रहे हैं, जो कि उसको दरमियान में फंसा के रखा हुआ है उन्होंने, उसको ना तो ऊपर लेके निकलने जा रहे हैं, ना ही उसको नीचे लेके जाने जा रहे हैं। ठीक है, ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक है कौन सा, एक्वास्टिक लेविटेशन का। और इससे पहले हमने पढ़ लिया कौन सा, वो था हमारे पास क्लाडनी प्लेट का। तो क्लाडनी प्लेट जिसका ना वाइब्रेशन होती है प्लेट के अंदर, वहां पे भी नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं, तो जो पार्टिकल्स होती हैं रेज के सैंड के, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया करती हैं। जबकि ये टॉपिक जो है हमारे पास एक्वास्टिक लेविटेशन का, एक्वास्टिक लेविटेशन के अंदर क्या करते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहीं पे भी एयर के अंदर हम सस्पेंड करवा सकते हैं, बगैर उसको हाथ लगाए, बगैर छुए हम उसको सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम यूज करते हैं। इसके अंदर एक रिफ्लेक्टर यूज करते हैं और एक ट्रांसमीटर यानी कि साउंड का सोर्स यूज किया जाता है। तो वेव्स जो है ना वो रिफ्लेक्ट होती हैं, इसकी वजह से स्टेशनरी वेव्स बन जाती हैं। स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो प्रेशर अप्लाई करती हैं अप एंड डाउन, जिसकी वजह से वो दरमियान में सस्पेंड हो जाया करता है पार्टिकल। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, और चैप्टर नंबर 14 का ये है लास्ट टॉपिक। और आज हमारा ये चैप्टर 14 खत्म हुआ। कल से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 से। अल्लाह हाफिज।